आप लोग वीडियो ऑफ करिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी अपना माइक और वीडियो ऑफ रखेंगे। जब कोई चीज पूछी जाए तभी आप लोग अपना माइक ऑन करेंगे, ठीक है? यस मैम। दिव्या साहू माइक ऑफ करिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कल मैंने आप लोगों को ग्रामर क्वेश्चन समझाया था ना? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कल हमने ग्रामर में जो है संस्कृत व्याकरण में आपने कारक पढ़ा था, ठीक है? आज हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे दशमः पाठः पाठ 10 जो है राष्ट्रीय संचय पेज नंबर 25, ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो उसी पाठ को आज हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए आपको पिक दिखाई दे रहा है? यस मैम। मैम इसी पाठ को आज हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं आप लोग को एक एक लाइन का अनुवाद अभी समझा रही हूँ, आप लोग ध्यान दें, ठीक है? और कोई भी बीच में अपना माइक और वीडियो ऑन नहीं करेगा। जब कोई चीज पूछी जाए, रिप्लाई मांगा जाए, तभी आप ऑन करिए, ओके? यस मैम। चलिए देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? ख्याति गुरु अस्मिन वृक्षे की लंबते। यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि ख्याति, उसके बाद बोला जा रहा है गुरु अस्मिन वृक्षे किम लंबते, ठीक है? लंबते मतलब होता है लटकना। लंबते मतलब क्या होता है? लटकना। यहाँ पर बोला जा रहा है हे ख्याति, मतलब अनुवाद में बोल रहे हैं ख्याति, हे गुरु इस वृक्ष पर क्या लटक रहा है? आपको यहाँ पर पिक में, जैसे ये पिक जो है ना, इस पिक में दिखाई दे रहा है कि एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे जो है गुरु खड़े हैं, उनके शिष्य खड़े हैं, और ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना ये वाला? Yes, ये ma'am. जो इसमें देखिए मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है ख्याति करके गुरु अस्मिन वृक्षे किम लंबते। लंबते मतलब लटकना, कि वो लोग गुरु से पूछ रहे हैं ख्याति, हे गुरु इस वृक्ष पर क्या लटक रहा है, ठीक है? तब शिक्षक जो है, शिक्षक बोलते हैं ख्याते किम त्वमेतम न जानासि अयम मधुकोशः। मधुकोशः मतलब मधुमक्खियों के छत्ते को बोला जाता है, क्योंकि मधु मतलब क्या होता है? शहद। शहद को जहां वो इकट्ठा करके रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? मधुमक्खी का छत्ता। तो यहाँ पर वही चीज बोली जा रही है कि ये क्या है, मतलब शिक्षक बोलते हैं ख्याति क्या तुम ये नहीं जानते यह मधुमक्खियों का छत्ता है? अयम मधुकोश, अयम मधुकोश मतलब यह मधुमक्खियों का छत्ता है। आगे देखते हैं प्रत्युषः वाली लाइन में, कस्मात् मधुकोशायाम निर्मितः। मतलब अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्रत्युष जो है वो बोलता है यह मधुमक्खियों का छाता कैसे बनता है? मतलब मधुमक्खियां जो है अपना छाता कैसे बनाती है नहीं मालूम है ना आप लोगों को भी। तो वही यहाँ पे प्रत्युषः जो है वो बोलता है कि यह मधुमक्खियों का छाता कैसे बनता है। अब शिक्षक रिप्लाई कर रहे हैं, प्रत्युषः मधुमक्षिकाः स्नेह स्नेह पुष्परसम आहयम आहत्य एकत्रितम कुर्वन्ति। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आहत्य मतलब होता है लाकर। आहत्य मतलब क्या होता है? लाकर। पुष्प रसम मतलब फूलों का रस, ठीक है? सने सने मतलब धीरे धीरे। मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी को बोला गया है। शिक्षक बोलते हैं प्रत्युष से, प्रत्युष मधुमक्खियां धीरे धीरे फूलों के रसों को लाकर एकत्रित करती है। बोला गया है एकत्रितम कुर्वन्ति मतलब क्या करती? एकत्रित करती है। यदि को अपि मधु ग्रहीतुमा याति तर्हि मक्षिकाम तंत दशंती। अब देखो दशंती मतलब क्या होता है? मधुमक्खी जब काटती है ना, उनका जो दंत लगता है, जो दांत उनका लग जाता है, ये डस लेती है, तो उसी को बोला गया है यदि कोई मधु लेने आता है, ठीक है? यदि को अपि मतलब कोई, ठीक है? मधु ग्रहीतुमायपि मतलब कोई मधु लेने आता है तो मधुमक्खियां उन्हें काट लेती है, दंश दे देती है मतलब काट देती है। कितना समझ में आया सभी को? यस मैम। यस मैम। आगे देखते हैं। अब शिवा बोल रहा है यहाँ पर,
शिवा गुरु सने सने पुष्प रसे कथम एतावान महान मधुकोशः जायते। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? शिवा बोलता है कि हे गुरु, धीरे धीरे पुष्प के रस से इतना बड़ा मधुमक्खी का छाता कैसे बन जाता है? सने सने मतलब धीरे धीरे, पुष्प रसे मतलब पुष्प का रस, कथम एतावान महान मधुकोश मतलब इतना बड़ा जो मधुमक्खी का छत्ता है वो कैसे बन जाता है? तब शिक्षक जवाब देते हैं, शिवे न जानासि इदम वचनम प्रसिद्धमस्ति जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यतः घटः। अब यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि निपातेन, निपातेन मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर बताया गया ना कि वहां पर क्या कर रहा है? शिवे न जानासि इदम वचन प्रसिद्ध जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन मतलब गिरने से, ठीक है। घटा मतलब क्या होता है? घड़ा, घटा मतलब घड़ा। तो यहाँ पर क्या यही बताया जा रहा है कि शिवा क्या तुमको नहीं मालूम, यह प्रसिद्ध है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मतलब शिक्षक शिव से बोलते हैं शिवा से कि क्या तुम ये नहीं जानते कि जल बिंदु निपातेन मतलब एक एक बूंद से एक एक बूंद इकट्ठा करें तो घड़ा जो है वो भर जाता है। जैसे मधुमक्खी क्या करती है? धीरे धीरे रस को लाकर उसमें जमा करती है तो वो उतना बड़ा मधुमक्खी का छाता बन जाता है और उसमें बहुत सारा रस जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो वही शिवा ये प्रश्न को पूछता है तो शिक्षक बहुत अच्छे से उससे जवाब दे देते हैं कि क्या तुम ये नहीं जानते कि एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। अब श्यामा बोलती है, आम ज्ञातम अहमपि एकैकस्य रूपकस्य संचयन शतरूप्यकाणि संचितवती। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? श्यामा बोलती है हाँ मालूम है, आम ज्ञातम मतलब हाँ मालूम है, मैंने भी एक एक रुपया जमा करके 100 रुपए जमा किए। मतलब क्या बोल रही है? एक एक 80 रुपए मतलब एक एक रुपए करके उसने क्या किया? 70 रुपये कहानी मतलब 100 रुपए इकट्ठे किए। अब शिक्षक बोलते हैं, शिक्षक त्वम अस्य धनस्य प्रयोगम कथम करिष्यसि। मतलब अब शिक्षक उससे प्रश्न पूछते हैं, त्वम अस्य धनस्य मतलब तुम इस धन का या इस रुपए का, तुम इन रुपयों का क्या करोगी? श्यामा बोलती है, गुरु अहम भूचालेन पीड़ितो जनानां सेवार्थम इदम धनम समर्पयिष्यामि। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि श्यामा बोलती है, हे गुरुजी मैं भूकंप पीड़ितों को, यहाँ लिखा ना भूचालेन पीड़ित, भूचाल मतलब भूकंप जब आता है तो भूकंप से पीड़ित लोग, जनानाम मतलब लोग, पीड़ित लोग, भूकंप से पीड़ित लोगों की सेवा के लिए यह धन दे दूंगी। समर्पयिष्यामि मतलब दे देना, धन को देना, किसी को समर्पण कर देना। शिक्षक पाठम त्वम द्वे कार्ये साधु अकरो। अब यहाँ पर क्या बोला है कि शिक्षक बोलते हैं बस तुमने 2 कार्य अच्छे किए। ठीक है, शिक्षक क्या बोल रहे हैं कि तुमने 2 का मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि तुमने 2 कार्य अच्छे किए। अब प्रथम स्व व्ययार्थम प्राप्तस्य धनस्य संचयः, द्वितीयं च तस्य संचितस्य धनस्य भूचाल पीड़ितो जनानां सहायर्थार्थ प्रदानम। यहाँ पर ये बोला जा रहा है तुमने 2 कार्य अच्छे किए। पहला कार्य कौन सा अच्छा किया? पहला अपने खर्च में से बचे हुए धन का संग्रह किया। ठीक है, मतलब पहला क्या हुआ, पहला कौन सा कार्य अच्छा किया कि उसके पास जो पैसा रहता था उसमें से उसने उन पैसों को बचाया, धन का संचय किया। और दूसरा वही जो संचित धन है वो उसको किसको दे रही है, वो भूकंप पीड़ित जनों की सहायता के लिए दान किया। तो उसने 2 अच्छे कार्य किए। क्या किए? एक तो सबसे पहले उसने धन का संचय करना सीखा, दूसरा जो संचित धन है, जो इकट्ठा उसका धन है, उसको उसने भूकंप पीड़ितों को दान या सहायता के लिए दान करने के लिए दे दिया। अब अगला देखते हैं, कक्षायाम अन्यान छात्रान संबोध्य। यहाँ पर बोल रहे हैं कक्षा के अन्य लोगों को संबोधित करते हुए। शिक्षक छात्रा श्यामा पश्यन्तु। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि छात्रों श्यामा को देखो। शिक्षक बोल रहे हैं छात्रों श्यामा को देखो। अन्य स्वव्ययार्थम प्राप्त धनस्य
न केवलं संचयः कृतः अपितु भूचाल पीड़ितो तेभ्यः प्रदान सदुपयोगी अपि कृतः। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, शिक्षक छात्रों को बोलते हैं कि छात्रों श्यामा को देखो, इसने अपने जो उसको पैसा मिलता था, जो उसका जेब खर्च होता है, जेब खर्च के रुपयों को न केवल संग्रह किया अपितु भूकंप पीड़ितों के लिए उसने भी देकर उस धन का सदुपयोग भी किया। मतलब उसने क्या काम किया, एक तो अपने उसके जो पैसे मिलते थे उसमें से उन्होंने उस पैसों का संग्रह किया, साथ ही साथ जो पैसे उसके पास इकट्ठे थे उसको क्या किया, भूकंप पीड़ित जो लोग थे उनको दान देकर उसका सदुपयोग किया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर पुष्कर बोलता है गुरु धन संचयस्तु कोशाल पत्रालयो माध्यमेन च भवति। अब यहाँ पर पुष्कर जो है गुरुजी से बोलता है, गुरुजी धन का संग्रह तो केवल कोषालय मतलब बैंक होता है, बैंक और डाकघर के माध्यम से होता है। मतलब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि पुष्कर बोलता है कि गुरु धन का संचय जो होता है वो दो माध्यम से होता है। कौन कौन सा, एक तो बैंक के माध्यम से, यहाँ पर कोषालय मतलब बैंक के माध्यम से, और पत्रालय माध्यम मतलब डाकघर के माध्यम से। ठीक है, पत्रालय मतलब क्या होता है, डाकघर, और कोषालय मतलब बैंक, मतलब बैंक और डाकघर के माध्यम से ही होता है। कृपया भवान तद विषय अस्मान उपदिशति। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कृपया आप हमें इस विषय में बताएं। तब शिक्षक जवाब देते, शिक्षक आम छात्राः देशस्य आर्थिक सामाजिक औद्योगिक विकासाय च धनमवावश्यकम्। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि शिक्षक बोलते हैं कि हाँ छात्रों, देश के आर्थिक सामाजिक औद्योगिक विकास के लिए धन जो है आवश्यक है। लिखा है धनमावश्यकम, मतलब धन जो है वो क्या है, आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, देश के आर्थिक सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए धन जो है वो आवश्यक है। इतना सभी को समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. Ma'am. चलिए अब इसका अगला पेज देखते हैं। अगला पेज भी दिखाई दे रहा है सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अगला पेज अगले पेज में देखो, यहाँ पर यहाँ से ऊपर से क्या गुरु धन प्राप्त है साधनानी कानी कानी। अब यहाँ पर गुरु से क्या पूछा जा रहा है कि धन प्राप्ति के कौन कौन से साधन है। ख्याति जो है वो बोल रहे हैं गुरु से, गुरुजी धन प्राप्ति के कौन कौन से साधन होते हैं। तब शिक्षक जवाब दे रहे हैं, शिक्षक धन प्राप्ति साधनेषु कर ग्रहणम औद्योगिको उत्पादनम इत्यादीनि साधनानि निर्यातम सन्ति। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि धन प्राप्ति के साधन कौन कौन से। पहला उन्हें क्या दिया, क्या बताया, कर ग्रहण करना। दूसरा औद्योगिक उत्पादन का निर्यात इत्यादि करना। ठीक है, कर ग्रहण करना मतलब क्या होता है, जानते हो आप लोग? जो टैक्स होता है ना, ये कर मतलब होता है टैक्स। कर ग्रहण करना मतलब टैक्स को इकट्ठा करना और औद्योगिक उत्पादन का निर्यात करना, ये सब चीज बताया जा रहा है। ठीक है, उत्पादन का निर्यात इत्यादि। उसके बाद बताया गया है कोषालय पत्रालय माध्यमेन च नागरिकाः राष्ट्रीय संचय योजना अंतर्गतम धन संग्रहम कुर्वन्ति। अब यहाँ पर क्या बताया, कोषालय पत्रालय मतलब, कोषालय मतलब बैंक, पत्रालय मतलब डाकघर। बैंक, डाकघर आदि के द्वारा नागरिक राष्ट्रीय संचय योजना आदि के अंतर्गत धन संग्रह करते हैं। मतलब एक योजना है जिसका नाम है राष्ट्रीय संचय योजना, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम धन का संग्रह करते हैं। शिक्षक, ठीक है, इतना हो गया। अब शिवा बोल रहा है, शिवा राष्ट्रीय संचय योजना का मतलब राष्ट्रीय, शिवा जो है वो पूछता है राष्ट्रीय संचय योजना क्या होती है। जैसे आपसे मैं यदि पूछूं राष्ट्रीय संचय योजना क्या होती है तो क्या आप बता पाओगे?
आपको मालूम है राष्ट्रीय संचय योजना क्या होती है? नहीं पता मैडम। हाँ, इसीलिए इसलिए वो बच्चा भी पूछता है कि राष्ट्रीय संचय योजना क्या होती है, तब शिक्षक जवाब देते हैं। देखिए शिक्षक क्या बोल रहे हैं, शासनेन नगरेषु ग्रामेषु च कोषालयानां पत्रालयानां च शाखा स्थापिता। मतलब यहाँ पर शिक्षक बोल रहे हैं सरकार ने क्या किया है, नगर और गांवों में, नगरेशु ग्रामेशु मतलब नगर और गांव में कोषालय की डाकघरों की शाखाएं स्थापित की। कोषालय मतलब बैंक की और डाकघरों की शाखाएं मतलब उनके जो ब्रांच हैं उनको स्थापित किया है। उसमें बताया तेषु बालकाः बालिकाः वयस्काश्च धन संचयं कुर्वन्ति। उसमें बालक बालिकाएं और युवक जो युवा वर्ग होता है वो आदि क्या कर सकते हैं, धन संचय करते हैं। तत्र पत्रालयानां सेवा विशेष रूपेण उल्लेखनीय अस्ति। इसमें डाकघर की सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब श्यामा पूछती है, श्यामा क्या बोलती है, तत् कथम मतलब कैसे। शिक्षक बोलते हैं पत्रालय संचालितः अनेकः संचय योजनाः सन्ति। मतलब डाकघर के द्वारा संचालित होने वाली अनेक योजनाएं होती है। अब पुष्कर पूछ रहा है ताम तह का मतलब ये कौन कौन सी होती है। शिक्षक जवाब देते हैं संचय पुरस्कार योजना, संरक्षित संचय योजना, भविष्य निधि योजना इत्यादि। मतलब अब वो बताते हैं कि कौन कौन सी योजना है, पढ़कर देखो। संचय पुरस्कार योजना, दूसरा संरक्षित संचय योजना और तीसरा क्या बताया उन्हें, भविष्य निधि योजना। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं आदि। फिर श्यामा बोलती है अहो पत्रालयन माध्यमेन तु अनेका संचय योजना संचालिता। मतलब श्यामा बोलती है अरे पत्रालय के द्वारा भी अनेक योजनाएं संचालित होती है। पत्रालय मतलब डाकघर, के डाकघर के द्वारा भी कोई योजना संचालित होती है। ज्यादातर यदि आपसे पूछा जाए तो डाकघर में क्या काम होता है, लेटर्स जो है वो आते हैं और जाते हैं, यही हमको मालूम है। लेकिन डाकघर में भी बहुत सारी योजनाएं जो होती है वो संचालित होती है। शिक्षक अथ किम छात्राणां लाभाय पत्रालय माध्यमेन विद्यालयेषु संचायिका योजनाया अपि व्यवस्था अस्ति। शिक्षक बोलते हैं हाँ क्यों, छात्रों के लाभ के लिए डाकघर के माध्यम से विद्यालयों में संचिका योजना की भी मतलब व्यवस्था है। जैसे हमको जो छात्रवृत्ति वगैरह मिलती है वो डाकघर के माध्यम से भी छात्रवृत्ति जो रहती है वो मिल जाती है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद बताया गया प्रत्युष गुरु संचायिका योजना विषय किंचित कथय। मतलब अब यहाँ पे प्रत्युष बोलता है हे गुरु जी संचायिका योजना के विषय में भी कुछ बताइए। शिक्षक अवश्यम मतलब हाँ अवश्य, सुनतो मतलब सुनो, हाँ बोलिए। मैम संचय, मैम आप जो बोले उसका मतलब क्या होता है? क्या आप संचिका योजन बोले उसका मतलब क्या होता है मैडम? संचय का मतलब बेटा ये होता है इकट्ठा करना, धन को इकट्ठा करना। संचय मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। किसी भी चीज को इकट्ठा आप करोगे तो वो होता है संचय करना। जैसे धन का इकट्ठा करो, अनाज को इकट्ठा करो, तो किसी भी चीज का इकट्ठा करना वो होता है संचय। तो यहाँ पर वही बोला गया है संचिका योजनाएं विषय, मतलब जो इकट्ठा संचय करने वाली जो योजना है उसके बारे में आप बताइए। तब शिक्षक बोलता है कि हाँ अवश्य सुनिए। यहाँ पर देखेंगे संचिका योजनाया संचेतु सुविधा अस्ति, मतलब संचिका योजना में संचित करने की सुविधा होती है। संचय योजना में क्या होगा, संचित योजना में किसी चीज को संचित करना, इकट्ठा करना। तो हम बैंक और डाकघर में किसको इकट्ठा करते हैं, पैसों को। विद्यालयेषु संचालित योजनाया पुरस्कार व्यवस्था अस्ति। विद्यालयों में संचित मतलब संचालित योजना में पुरस्कार के लिए व्यवस्था होती है। मतलब जो भी योजना होती है उसमें क्या किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, तो उसकी व्यवस्था होती है। अब ख्याति बोलता है गुरु यदि एव तर्हि वयम अपि स्वकीयम धनम पत्रालयेषु संचितम करिष्याम। अब ख्याति बोल रहे हैं हे गुरु जी यदि ऐसा है तो हम भी अपना धन डाकघर में संग्रह करेंगे। मतलब यहाँ पर यह है कि डाकघर, जैसे बैंक में तो आपको मालूम है कि पैसों को हम क्या करते हैं, बैंक में रखते हैं। जैसे एक सेविंग अकाउंट होता है और एक हमारा जो चालू खाता होता है ना,
तो उसमें क्या कर सकते हैं, हर महीने मेरे पास इतना पैसा बचता है तो मैं बैंक में ले जाके जमा करता है। तो वैसा ही डाकघर में भी होता है। डाकघर में भी क्या करते हैं, पैसों को जमा किया जाता है। जैसे बैंक क्या करता है, पैसों को जैसे हमने 4 साल के लिए 5 साल के लिए फिक्स कर दिया है, तो बैंक उस पर क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा देता है। वैसे ही डाकघर में भी होता है। डाकघर में हमने यदि पैसों को जमा करवाया है तो वो भी हमको क्या देता है, ब्याज देता है उस पैसों के ऊपर। मतलब जितना पैसा आपने जमा कराया, यदि आप उसको 3 साल 4 साल के लिए जमा कर दिया, जैसे आरडी कर दिया है, तो उसमें क्या करते हैं, वो उन पैसों को आप 3 साल 4 साल बाद जब निकालेंगे तो उसमें वो एक्स्ट्रा ब्याज के तौर पे वो पैसा आपको और एक्स्ट्रा करके दे देते हैं। तो ये क्या होता है, धन का संचय करना। अगला इसमें बताया गया है, शिक्षक बोल रहे हैं, अवश्यम कुरुत आशाम सर्वासाम योजनानां विषये विवरणं पत्रालयभ्य प्राप्तुं शक्येत। मतलब शिक्षक बोलते हैं अवश्य करो, इन सभी योजनाओं के विषय में विवरण डाकघर में प्राप्त हो सकता है। उसके बाद ये छात्र राष्ट्रीय संचय योजना व्यक्ते समाजस्य देशस्य च विकासाय सहायिका। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय संचय योजना व्यक्ति, समाज और देश के विकास के लिए सहायक होता है। अब यहाँ पे जो राष्ट्रीय संचय योजना होता है, व्यक्ति, समाज, देश के विकास के लिए कैसे सहायक है, बता सकता है कोई? देखिए, राष्ट्रीय संचय योजना का मतलब ये होता है, जो भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, ये सब करते हैं, उसके बाद कई लोग क्या करते हैं, उस पर लोन भी उठाते हैं ना। तो लोन वगैरह जो उठाते हैं तो उसमें जो ब्याज उन लोग को मिलता है तो बैंक को प्रॉफिट होता है। वही बैंक क्या करता है, हमने जो पैसा कई सालों के लिए जमा किया वही प्रॉफिट वो हमको दे देता है। राष्ट्रीय संचय मतलब जब हम क्या करते हैं, किसी भी सामान को खरीदते हैं और उस पर टैक्स देते हैं, है ना, जैसे इनकम टैक्स लगाया जाता है, अलग अलग जगह का टैक्स लगाया जाता है। वो टैक्स क्या होता है, हमारे राष्ट्रीय संचय में जाकर इकट्ठा हो जाता है। मतलब हमारे देश का जो एक बैंक होगा उस बैंक में जाके जमा होता है और वही पैसों से हम जैसे लोगों के, अभी देखते होंगे आप, गरीब लोगों को अनाज दे रहे हैं, तो वो सब कहाँ से आ रहा है, राष्ट्रीय संचय से। वो से उसी बैंक से पैसा निकाल कर फिर उन अनाजों को खरीद कर गरीबों को बांटा जाता है। जो सड़कें बनती है, डैम बनते हैं, ठीक है, और जितने भी हाईवे रोड्स वगैरह बन रहे हैं, ये सभी क्या होता है, राष्ट्रीय संचय के रूप में, कर के रूप में जो पैसा इकट्ठा होता है उन्हीं से हम लोगों को फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, तो ये होता है आपका राष्ट्रीय संचय। आगे इसमें दिया गया है, ऊपर वाली लाइन में देखेंगे, भारत सदृश विकासशील देशेषु तु आशां योजनानां महती उपयोगिता अस्ति, अतः अस्माभिः संचय योजनानां प्रसाराय प्रयत्नो विधेयः उक्तमपि। अब यहाँ पर बताया जा रहा है, भारत जैसे विकासशील देशों में योजनाओं की बहुत उपयोगिता है। भारत जैसा विकासशील देश जो है उसमें क्या है, बहुत सी उपयोगिता है, मतलब बहुत ज्यादा उपयोगिता है इसकी। इसलिए हमें संचय योजना के प्रसार के लिए क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। संचय योजना मतलब हमें भी क्या करना चाहिए, संचय योजना प्रसार के लिए क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। उक्तमपि मतलब कहा भी है, क्या कहा है भाई, क्षणशः कणस्य चैव विद्यामर्थ अंच चिंतियेत। मतलब यहाँ क्या बताया, एक एक कण से धन को और एक एक क्षण से विद्या को ग्रहण करना चाहिए। मतलब यदि हम क्या करें, एक एक कण को इकट्ठा करें तो धन इकट्ठा होता है, और एक एक क्षण को यदि हम इकट्ठा कर लें तो विद्या ग्रहण कर सकते हैं। तो वही बताया गया, एक एक कण से धन को और एक एक क्षण से विद्या को ग्रहण करना चाहिए। सभी को समझ में आया ये? यस मैम। यस मैम। अच्छे से आ गया। क्या होता है धन का संचय करना? आप लोग सभी धन का संचय करते हैं? यस मैम। जो भी पैसे रहते हैं हमेशा हम उनको क्या करते हैं, बचा के रखते हैं, धन संचय। जैसे इसमें उस बच्ची ने क्या किया था, धन का संचय करके उस पैसों को उसने जो भूकंप पीड़ित लोग हैं उनके लिए दान दे दिया था। जैसे आपने टीवी में देखा होगा, बहुत बार जैसे कहीं भूकंप आ जाता है, बाढ़ से कई राज्य जो रहते हैं वो पानी में डूब जाते हैं, वहां बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है।
तो टीवी में आता है ना कि यहाँ पर ये राज्य जो है पानी में डूब गया है, इसके लिए आप लोग सहायता प्रदान करिए। उसमें दिया जाता है कि ये यहाँ पे अकाउंट नंबर है, आप जो दान कर सकते हैं वहां दान करिए। ऐसे ही अपने धन का संचय करके हम किसी की हेल्प, किसी की मदद कर सकते हैं। तो सभी को धन संचय करना चाहिए और जो संचय योजना है उसमें हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है, सभी को अच्छे से समझ Yes, में आ गया ये पार्ट? Yes, Yes, ma'am. आप इस पार्ट को आप लोग अच्छे से आज पढ़िए, कल मैं इस पार्ट के आपको अनुवाद सेंड करूंगी। ठीक है, Yes. चलिए ठीक है, मैं मीटिंग लिंक कर रही हूँ। Bye, ma'am.